देखना वहीं पर होगा। नमस्ते सभी को प्रणाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कृपया मुझे चैट बॉक्स में बताइए एक बार, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस, आई गेस। ओके Recording in progress. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ग्रहणी विथ कार्शता विथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो जब मैंने ये केस पेपर ओपन किया तब मुझे पता चला कि वी हैव कवर्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ऑल्सो। वी कुड रिवर्स इन दिस पेशेंट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब ये बात करेंगे कि ग्रहणी कार्शता विथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, तो ये तीनों व्याधियां लेकर पेशेंट आया था मेरे पास। और पेशेंट मतलब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, तो जहाँ पे हम लोग सनातन आश्रम करके है, सनातन संस्था, वहाँ पे हम चिकित्सीय सेवा देने के लिए वहाँ पे जाते हैं। एंड वहाँ पे वहाँ के साधकों को एक दिन रुग्ण परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ही एक सदगुरु लेवल के एक साधक, उच्च कोटि के साधक वहाँ पे उपस्थित है। उन्हीं की केस में अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। तो मैं एंड ऑफ द सेशन भी बताऊंगा क्यों इतना जल्दी रिजल्ट आया इन पेशेंट में। जब ये पेशेंट मेरे पास अप्रोच हुए थे सदगुरु जी, तब मैं इनको जब ट्रीट कर रहा था, तब मैं केवल और केवल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए कर रहा था। मतलब मैं जो कायरोप्रैक्टिक या ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ये जो करता हूँ क्लिनिक में, तो वो सारी थेरेपीज मैं उनके ऊपर कर रहा था। ठीक है, बट उसके बाद मतलब उनकी एक कंप्लेंट आने लगी कि वेट बहुत रिडक्शन हो रहा है, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी वेट रिडक्शन हो रहा है, तो आप उसके लिए भी कुछ कीजिए। और मुझे पेट की भी तकलीफ है। ये उन्होंने मुझे 4 महीनों के बाद बताया। मैं आपको केस पेपर शेयर करूंगा तब आपको पता लगेगा। बट बिफोर गोइंग और डाइव इनटू दैट कंसेप्ट और डायरेक्टली इनटू द केस पेपर, वी विल फर्स्ट सी कंसेप्ट। ओके, कि ग्रहणी कार्शता और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इसका मीनिंग क्या है या रिलेशनशिप क्या है। तो हम लोग सीधे सीधे अभी ग्रहणी रोग चिकित्सा अध्याय, फिर वो 15वां अध्याय है, ये इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी विद्वान लोग हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं अपनी एक समय व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास अल्प है। हम लोग चिकित्सा चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। तो ग्रहणी ये पित्तधरा कला का स्थान है, सभी को पता है। पित्तधरा कला सा आए वह मज्जाधरा कला। ओके, और उसके आगे आगे का धातु है मज्जा के अस्थिधरा कला। ठीक है, तो अस्थिधरा कला और पुरुषधरा कला सेम है। ये खुद डलनाचार्य जी ने बताया। कहाँ पे बताया है? विश्व के संदर्भ में, टीका में आया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज की वजह से, मात्र इस चीज की वजह से हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स, या हमारे पास एक टूल है केसेस क्रैक करने के लिए, जो डल्लनाचार्य जी ने हमें ऑलरेडी दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि आगे का धातु है, ठीक है, मज्जाधरा कला के, सॉरी, मज्जा के आगे का धातु है अस्थि, सॉरी, अस्थि के आगे का धातु है मज्जा। तब हमेशा याद रखिए कि
अस्थि का धारण करना कर्म तभी पॉसिबल है। अस्थियां स्ट्रेट क्यों होती है, कोई बताएगा? अस्थि धातु स्ट्रेट क्यों होता है, या उसको जो आकार है उसमें बेंडिंग क्यों नहीं होती है ज्यादा? जो फीमर की बेंडिंग है या टीबियल फिबुला की बेंडिंग है, दैट इज वेरी ओके, हाँ, दैट इज वेरी ओके, ओके। बट अदर देन दैट, उसके वजह से जो बेंडिंग आती है अलग, उसका कुछ आपको रीजन पता है क्या? एक एक मिनट में आपको जस्ट पूछ रहा हूं मैं। एनीवन? इफ एनीवन नोज प्लीज आंसर। एग्जैक्टली, मज्जा पूरन इज द आंसर। अगर अस्थि में मज्जा नहीं रहेगी, अस्थि ये रुक्ष गुणात्मक धातु है, कठिन गुणात्मक है, खर गुणात्मक है, पृथ्वी के सारे गुण है। क्योंकि अस्थि, स्थि जो वर्ड है स्थि, अस्थि, तो स्थि स्थिरता को दर्शाता है, स्थिरता, धारणे स्थिरा, ये पृथ्वी महाभूत का कर्म है, ठीक है। रुक्ष धातु है वो एकदम, बट वो बेंड हो सकती थी, बट बेंड क्यों नहीं होती, अतिरिक्त बेंड क्यों नहीं होती है? नहीं तो हम लोग कुछ भी ऐसे कर देते तो वो बेंड हो सकती थी इजीली, बट स्थानिक उस हर एक अस्थि धातु में, सॉरी, अस्थि धातु के हर एक बोन में, उस स्पेसिफिक अस्थियों में एक प्रकार का बोन मैरो उपस्थित है, मज्जा धातु उपस्थित है। मज्जा को भूलिएगा मत, सरक्तमेद कहा गया है, सरक्तमेद, इसी को मज्जा कहा है, ठीक है। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि हमें वृक्क की चिकित्सा क्यों करनी पड़ती है ये सब व्याधियों में, ग्रहणी हो, कार्शता हो, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो, जो आज के व्याधि है हमारे एक ही पेशेंट में, ये क्यों करने पड़ते हैं इसका कारण जान लो। सरक्तमेद प्रसादात, सॉरी, सरक्तमेद इज इक्वल टू मज्जा, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि अस्थिया बेंड क्यों नहीं होती है, क्योंकि अस्थि स्ट्रेट क्यों होती है, क्योंकि उसमें मज्जा है, और मज्जा ये स्निग्ध गुणात्मक है, अस्थि ये रुक्ष गुणात्मक है। तो स्थानिक और अस्थि और वात दोष का आश्रय आश्रय संबंध है। वात दोष मतलब वायु प्लस आकाश महाभूत, तो वायु महाभूत के और आकाश महाभूत के गुण बढ़ जाएंगे अगर वहां पे मज्जा का क्षय हो गया। तो इसीलिए स्थानिक वात का क्षमन करने के लिए वहां पे मज्जा की आपूर्ति होना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए अस्थिया बेंड नहीं होती है, जो आकार है उसका नेचुरल वो सक्षम होता है, ओके। आगे आएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू मस्ट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट, अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बात की कि वृक्क की चिकित्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, एकदम सरल है। अभी हम लोग ने जस्ट देखा सरक्तमेद सरक्तमेद इज इक्वल टू मज्जा, ये मैंने नहीं, आचार्यों ने कहा है। और वृक्क की अगर आप उत्पत्ति देखेंगे तो रक्तमेद प्रसादात वृक्कौ, ये ऑलरेडी कहा है, ठीक है। सरक्तमेद इज इक्वल टू मज्जा एंड रक्तमेद प्रसादात इज वृक्कौ। इसके लिए अस्थि मज्जा के कोई भी व्याधियों में आपको क्या करना है, वृक्क की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और दूसरा एविडेंस तो ये है, अगर आप स्रोतसों के मूल स्थान देखेंगे, ये बार बार मैं चर्चा करता हूं हमेशा, कि अगर स्रोतसों के मूल स्थान देखेंगे तो रक्तमेद प्रसादात वृक्कौ, ओके। ये वृक्क की उत्पत्ति है, अवय उत्पत्ति सुषुसूत्र स्थान 15 में बताई गई है। उसके बाद अगर मेदव स्रोतस का मूल स्थान अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या है उसका मूल स्थान, मेदोर मूलम जगनम अस्थि, और मज्जा का है अस्तिनि मूलम संदेश्च, और मेद का क्या, वृक्कौ अपावहनम च, ठीक है। वृक्कौ अपावहनम ये मेदव स्रोतस का मूल स्थान है। अस्थि का है अस्तिनि, सॉरी, मेदोर मूलम जगनम च, जो मेद धातु के मेदव स्रोतस के मूल स्थान है, प्लस जगन ये उसका मूल स्थान है अस्थि का। और मज्जा के बारे में क्या कहा है कि अस्तिनि मूलम संदेश, जो अस्थि के मूल स्थान है प्लस संधि, ये मज्जा के भी मूल स्थान है। मतलब ये आपके पास मज्जा के मूल स्थान कितने हो गए, रक्त धातु, मेद धातु, क्योंकि वृक्क उसका है, बाद में वपा, बाद में जघन, ठीक है, और संधि, मतलब 5 मूल स्थान हो गए आपके पास मज्जा धातु के, मज्जा व स्रोतस के। इसीलिए
श्वद्रंशादि गुगुलिया आपको हरलू जैसे मेडिसिन देने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि सामता है कि निरामता है, उसके अनुसार आपको मेडिसिन सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस यूज करने हैं, बट उसका लॉजिक वी शुड नो। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? ओके, जो हमेशा से कर रहे हैं शायद उनको ये फटाफट समझ में आया होगा, बट जिनको नहीं समझ में आया आप एंड ऑफ द लेक्चर पूछ सकते हो। ओके, अभी फिर से आते हैं उस टॉपिक पे, कार्यक्षमता। अब कार्यक्षमता जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो कौन से, अभी हम लोग जब भी किसी को मिलते हैं सालों बाद, सपोज 6 या 8 महीने के बाद किसी ने क्रियांश को देखा, मेरे बच्चे को, या 2 महीने के बाद देखा, तो क्या बोलते हैं, अरे बड़ा हो गया है, ये दुबला हो गया है, ये पतला हो गया है ना? ऐसे कमेंट्स आते हैं। अगर आप सालों बाद किसी से फ्रेंड से मिलते हो या शादी के बाद, तो बोलते हैं अरे कितना मोटा हो गया है, अरे तू तो वैसा ही है। या आप कहते कैसे हो, क्या पैरामीटर्स है आपके पास? आप क्या करते हो, शरीर को देखते हो, वो स्थूल है कि नहीं। मतलब किसको देखते हो, मेद धातु और मांस धातु। क्यों देखते हो? क्योंकि पृथ्वी प्लस आप महाभूत है। आप किसी को पतला या दुबला या सॉरी मोटा ये कब डिसाइड करते हो बोलना? उसके शरीर के आकार से। अभी ब्रूहण, इस शब्द की व्याख्या देखेंगे तो बृहत, ब्रूहणम बृहत्वायच, मतलब आकार में बड़ा करना। ठीक है, ब्रूहण है गुरु, और गुरु ये किसमें है, 2 ही महाभूतों में, पृथ्वी प्लस पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत, ये 2 ही महाभूतों में गुरु गुण है विद्यमान। ये है ना, गुरुत्व है, उसको वेट है दोनों महाभूतों को। तो आप किसी की मोटापन या पतलापन ये कैसे डिसाइड करते हो? एज पर यू आर सीइंग दैट पर्सन एंड डिसाइडिंग आफ्टर सीइंग हिज मांस धातु, मांस कैसा है उसका। और अगर पेट आगे आया है, उदरावलंबनम, उदर वृद्धि, ये मांस वृद्धि और ये मेद वृद्धि के लक्षण बताए हैं आचार्यों ने, तो वो भी वही बता रहे, ग्रीवास्पिक उदर शुष्कता, वही है ना। तो मतलब उनके जो पैरामीटर्स है आचार्यों के भी, तो उन्होंने मसल और ये कैसे डिसाइड किया है, मांसक्षय या ये, वो मसल बेली को देखकर, उसका आकार बहुत मायने रखता है। इसीलिए मांस धातु और मेद धातु का पांचोदिक संगठन हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो मांस धातु का जो पांचोदिक संगठन है वो 70 अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 70-30 पर कर लो, मतलब 70% पृथ्वी महाभूत के मॉलिक्यूल्स है, 30% आप महाभूत के मॉलिक्यूल्स है। मेद धातु के बारे में अगर देखेंगे तो आप महाभूत के मॉलिक्यूल 70% है और 30% पृथ्वी महाभूत के मॉलिक्यूल। अब चक्रपाणी जी ने कहा है वहां पे मांसम पार्थिवम, बट मांस धातु के बारे में जब भी आप बात करते हो, उसके बारे में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आप चिकित्सा कितना सरलता से सोच सकते हो, मैं उसके बारे में एक आपको हिंट देने वाला हूँ। जब मैंने जो सिंपल मेडिसिन, वही मेडिसिन है, अलग ऐसा बड़ा वाला मेडिसिन कुछ डाला नहीं है उसमें, ठीक है, और कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है, एक भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन उसमें नहीं है, ठीक है। और कब मुझे मोह हुआ था ऐसे मेडिसिन यूज करने का, वो अवस्था भी मैं आपको बताऊंगा। 8 साल के बाद भी होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग पांचोदिक चिकित्सा मतलब 99.99% हम लोग वही मेडिसिन यूज करेंगे, बट कभी कभी दुर्दैवश ऐसा हो जाता है ना, मोह हो जाता है ना चीज़ों का, ठीक है। तो बट वो अगर एक मेडिसिन निकल दिया 15 दिन का, तो हर एक पूरे केस पेपर में वही मेडिसिन है ऑलमोस्ट, और मेडिसिन काफ़ी सिंपल है, ओके। तो मांस धातु और मेद धातु, उससे हम लोग नापते हैं कि कार्यक्षमता है या स्थूलता है, ओके। कार्यक्षमता मीन्स क्या है कि मांस और मेद धातु का क्षय है, उसी का मतलब क्या है कि पृथ्वी आप महाभूत का क्षय है, और उसी का हम लोग अपतर्पण कहते हैं। त्रिदोष पद्धति में या पंचकर्म चिकित्सा में उसी को हम लोग अपतर्पण कहते हैं। तर्पण इस वर्ड मीनिंग का वर्ड क्या है, शब्द का वर्ड क्या है, लिटरल मीनिंग पुष्टि करना। तर्पण मीन्स पुष्टि करना, ये क्रियाकाल में भी है ना, आंखों के तर्पण करना, करेक्ट। उसका मतलब क्या है, पुष्टि करना। अपतर्पण, अप मीन्स रिडक्शन, जैसे अपस्मार है शब्द, तो अप ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अपस्मार स्मृति का भ्रंश हो जाना या नाश हो जाना, उसको अपस्मार कहते हैं। वैसे अपतर्पण, तर्पण का नाश हो जाना या कम हो जाना। संतर्पण, समतर्पण, संहिता, समहिता, है ना। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये संस्कृत का लेक्चर हो जाएगा। बट द थिंग इज
अपतर्पण मीन्स क्षय, किसका? पृथ्वी और आप महाभूत का। दो लॉबियां रहती है शरीर में, एक पृथ्वी प्लस आप महाभूत की और दूसरा तेज और वायु आकाश की, खास करके वायु आकाश की। और उसमें भी अगर आप प्रधानता से पकड़ेंगे तो ये एक पृथ्वी प्लस आप महाभूत और दूसरा वायु की रहती है, ठीक है। तेज महाभूत क्या करता है? तेज महाभूत अगर इनके साथ गया, पृथ्वी और आप महाभूत के बाद साथ, तो इट विल क्रिएट कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नेचर, वो उपचय करेगा शरीर में। अगर वो वायु प्लस आकाश के साथ गया तो डिस्ट्रक्शन करेगा। इज इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? उसको हम लोग अपतर्पण कहते हैं। जब वो तेज महाभूत वायु प्लस आकाश महाभूत के साथ जाता है, तो उसको हम लोग अपतर्पण कहते हैं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, वॉल्यूम लो है मेरा? सबको वॉल्यूम लो आ रहा है क्या? किसी का वॉल्यूम बढ़ाओ, नहीं तो वॉल्यूम लो आ रहा है प्रीति जी? ओके ओके, ठीक है। अरे अरे अरे, ओके। बाद में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस मतलब क्या? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, मोर कॉमनली रेफर्ड एज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, that is AS, is a chronic inflammatory condition that primarily affects the spine. Over the time, it can cause the vertebrae to fuse, leading to reduce flexibility and hunch posture. हमारे लिए यहाँ पे समझना क्या आवश्यक है कि फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे, वो जो ऑस्टियोफाइट्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं। वाई? क्योंकि वहां पे इंस्टेबिलिटी है। देखो, अगर मेरे घर की मैं मरम्मत कब करूंगा, या जब आप अभी बिल्डिंग को अगर 30 साल हो गए तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए इंजीनियर्स आते हैं, या आपका घर का भी आप करते हो ना बीच बीच में मरम्मत, कहाँ पे क्रैक्स वगैरह अगर रहेंगे तो, यस और नो? करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो करना क्यों आवश्यक लगता है? क्योंकि आपको वो दीवार गिरनी नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो? प्लास्टरिंग करते हो, है ना। अंदर की सलियां, जो रॉड्स रहते हैं, जो मोटे मोटे 18 से 20 गेज के जो रॉड्स रहते हैं, अगर उसमें जंग लगता है तो उसको केमिकल मारते हैं, केमिकल लगाकर उसको सुखाते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, रीप्लास्टर करते हैं, फिर उसको लेवल अप करते हैं, फिर पुट्टी, देन कलर, ऐसे उसको प्राइमर देन कलर, ऐसे उसको फिनिशिंग करते हैं। देन इट्स लुक न्यू एंड स्ट्रॉन्ग। अगर वो सलियों को जब भी जंग लग जाता है ना तो उसमें टेढ़े हो जाते हैं। इसके लिए वो सीलिंग गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, मेरा दिमाग सिर्फ पांचभौतिक तरीके से ही काम करता है, दूसरा मुझे कुछ सोचता नहीं है। मैं वही सोचता हूँ कि हम इस सिचुएशन को पंचमहाभूत से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। कोई भी जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, चाय पीना हो, डोसा बनाना हो, लैपटॉप पे पीपीटी बनाना हो, या आपसे बातचीत करना हो, कोई भी चीज हो, हमें सिर्फ यही देखना है कि हम इस पांचभौतिक के लॉजिक को व्याधियों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। तो यहां पे जब वो फ्यूजन हो जाता है ना तो अतिरिक्त स्थिरता मिलती है। अब अतिरिक्त स्थिरता क्यों मिलती है? तो स्थिरता ये किसका काम है? धारणे स्थिरा, पृथ्वी महाभूत का काम है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी और हंच पोस्चर को ये कर देते हैं। बट अगर उसको रिवर्स मैनर में देखें तो कार्शता के बाद जब ये लेकर आता है पेशेंट रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या रिडक्शन इन फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? मांस धातु, सपोज मेरे पास ये चार्जर है, ठीक है, चार्जर की वायर है, नाउ इट्स दिस बिग, मैं डबल करके देता हूँ, ओके, ये इतनी है। अभी वो बैकग्राउंड की वजह से दिखेगा नहीं, एडजस्ट मोड। आपको समझ रहा है ना कि बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है? कैसे करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास जो ये है, हाँ अभी दिख रहा है शायद, वायर है, ठीक है। अब उसकी लेंथ इतनी है, अगर मैं उसको गांठ मार दूं, उसको अगर ऐसे नॉट कर दूं तो क्या होगा? उसकी पहले से लेंथ कम हो जाएगी, करेक्ट? उसकी पहले से लेंथ कम हो जाएगी ना। अगर मैं नॉट कर दूं और डबल नॉट कर दूं
तो उसकी लेंथ और कम हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्म, है ना। ये देखो कितना छोटा हो गया अभी, कितना बड़ा था अभी, हाथ इतना था, अभी इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने देखा था मांस धातु का पांचोदिक संघटन, सी पृथ्वी प्लस आप महाभूत, पृथ्वी के मॉलिक्यूल ज्यादा है, बट आप महाभूत के द्रवता का जैसे ही क्षय हो जाता है, आप महाभूत के टू बी वेरी स्पेसिफिक द्रव गुण का जैसे क्षय हो जाता है, सिर्फ पृथ्वी वहां पे शेष हो जाती है। उस वजह से वो वर्टिब्रास जो शेप में होने चाहिए, पॉसिबल शेप में, एस शेप में, वो नहीं रहते, और वो बाम्बू स्पाइन कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को, करेक्ट। वो स्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो जो मसल्स का जो शेप है या इलास्टिसिटी जो होनी चाहिए थी, जो आप महाभूत की वजह से होती है, जैसे आप आटा गूंथते हो मॉर्निंग में, वो उतना ही इलास्टिक होना चाहिए, उसमें उतना ही पानी होना चाहिए जितनी से आप चपाती बना सकते हो। उसमें अतिरिक्त पानी भी नहीं चाहिए, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, और कम पानी भी नहीं चाहिए। कम पानी रहेगा तो वो जो आपका आटा है जो आप गूंद रहे हो, उससे चपाती तो बिल्कुल नहीं बनेगी, वो उल्टा कड़क हो जाएगा। ज्यादा पानी डाल दिया तो शिथिलता आएगी। तो इसीलिए आप महाभूत का प्रमाण वहां पे सुयोग्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मांसम पार्थिवम में चक्रपाणी जी ने कहा है, डलनाचार्य जी ने कहा है, बट उसमें आप महाभूत का अगर प्रेजेंस नहीं होता तो हम लोग ये मूवमेंट कर ही नहीं पाते, हम लोग रिजिड हो जाते हैं एकदम, है ना। इसीलिए तो जो भी आपके पेशेंट आते हैं सर्वाइकल या लंबार के, वो कैसे रहते हैं? ऐसे दिखते हैं ना, क्या हुआ डॉक्टर? आर दे यूजिंग देयर sternocleidomastoid मसल? नो। सर्विसिस लॉन्गस मसल? नहीं। लिवेटर स्कैपुले? नहीं। कहां पे करते हो यूज? कंप्लीटली स्टिफनेस है ना। किसमें स्टिफनेस है? वर्टिब्रस में बाद में आया, बट वो नजदीक किसने लाकर दिया? मसल ने लाकर दिया। समझ में आया? तो अगर मसल में हम लोग पानी डाल सकते हैं आराम से, ठीक है, तो उसमें इलास्टिसिटी आएगी, तो ये हो सकता है क्या क्योर? मेरे पेशेंट का तो हुआ है, ओके। और उसका क्यों है, उनका क्यों है, उसके बारे में मैं डिटेल में 2 मिनट के लिए बात करूंगा, डिटेल में, बट 2 मिनट में, ठीक है। क्यों हो गया रिवर्स? लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड हंज। तो उसके बाद ही आपको सोचना है अस्थि धातु और मज्जा धातु के बारे में। पहले इसके बारे में तो सोचो, मांस धातु और मेद धातु के बारे में। कार्शत है ना रुग्णों को, पर्टिकुलरली इन दिस केस, करेक्ट। अब अस्थि धातु, इन दिस केस मल्टीपल वर्टिब्रास आर हेल्ड इन लाइन और स्पेसिफिक कर्व्स एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मांस धातु और स्नायु। अब मांस धातु कहो या स्नायुर्मूलम त्वक्च कहो, क्योंकि स्नायुर्मूलम त्वक्च यही तो मांस व स्त्रोतस का मूल स्थान है, करेक्ट। तो यही दो है हमारे पास, तो वो कहो या ये कहो, बट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब द्रव गुण अगर नहीं रहेगा मांस धातु में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। जैसे आप पकड़ लीजिए, आप बहुत जोर से भाग रहे हो तो अचानक क्रैम्प आता है कि नहीं? तो तात्कालिक मतलब टेम्पररीली आपके पिंडिकोद्वेष्टन क्यों होता है, क्रैम्प्स क्यों आता है यहाँ पे पैरों में या उस काफ रीजन में? क्योंकि दैट इज मसल बेली, मसल वॉल्यूम ज्यादा है ना वहां पे। या थाई में क्यों आता है, बैक ऑफ द थाई मतलब हैमस्ट्रिंग में ये क्रैम्प? क्योंकि जैसे ही आप अतिगमन करते हो तो वायु का चलगुण और रुक्ष गुण बढ़ जाता है, ठीक है। उस वजह से वहां पे स्थानिक आपका आप महाभूत के द्रव और स्निग्ध गुण का क्षय हो जाता है, इसलिए मसल वो टाइट हो जाते हैं। टाइट मीन्स व्हाट? लेंथनिंग नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं, इसके लिए लेंथनिंग नहीं होती, इसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आते हैं, करेक्ट। जो नए लोग हैं उनको पूछ रहा हूं मैं, आपको समझ रही चीज है? अब हम लोग ने देखो, आपको शुरू से समझाता हूं मैं, ये ग्रहणी रेखा और अस्थि मज्जा रिलेशनशिप देखा, उसका क्या रिलेशनशिप है, करेक्ट। कि ग्रहणी पित्तधरा कला है, पित्तधरा और मज्जाधरा कला सेम है, और उसके पहले का जो धातु है वो अस्थिधरा और पुरुषधरा। ग्रहणी है मतलब पचन तो सही से नहीं होगा, वो अजीर्ण, अतिसार, ऐसे पूर्ण या पंचकर्म व्यापक, इसकी वजह से जो, या अति व्यवहार की वजह से भी जो हेतु बताए हैं वहां पे, अध्यशन, अतिमात्राशन वगैरह, ये सब हेतु है, वो हेतु में जाएंगे नहीं, और उस वजह से तो अग्नि संस्थान तो बिगड़ने ही वाला है आपका, करेक्ट। तो वो देखा, तो पुरुषधरा कला पे भी वो उसका असर होगा पुरुष के ऊपर, इसीलिए मूर्द्रवम मूर्बद्धम ऐसा पेशेंट आता है आपके पास। और मैं बताऊं, ग्रहणी के जितने भी मैंने पेशेंट देखे ना, उसमें मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ग्रहणी का पेशेंट ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले 3 दिन उसको हार्ट स्टूल हो रहे हैं और नेक्स्ट 3 दिन
हफ्ते के अगले 3 दिन उसको सॉफ्ट स्टूल हो रहे हैं या लिक्विड लूज मोशन हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। मैंने जितने भी पेशेंट देखे मुंबई में, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है कि 1-1.5 साल से वो कंप्लेंट है, करेक्ट। तो पहले कॉन्स्टिपेशन था, धीरे धीरे जाकर मल के वेग बढ़ने लगे और लिक्विड या मतलब चिकन मल प्रवृत्ति स्टूल पास हो रहा है, स्टिकी स्टूल पास हो रहा है, नॉट फुल्ली इवैक्यूएटिंग, ये उसके लक्षण है। नहीं तो उल्टा होता है, स्टिकी स्टूल पास होता है धीरे धीरे धीरे, मतलब उसके मल वेग ज्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, फिर बाद में हार्ड स्टूल पेशेंट लेकर आते हैं अपने पास। बट उस सब में भारक क्षय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी ग्रेजुअल, दैट इज नॉट सडन। सडन भारक क्षय नहीं होता है इसमें, ये चिरकालीन व्याधि है, ध्यान में रखना। देखो कोई भी अवयव की अगर दुष्टि होनी है ना, तो उसको चिरकालीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, क्रॉनिसिटी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। क्रॉनिसिटी मतलब क्या है, सिंपल है, चिरकालीनता तभी होगी जब वहां पे स्थिरता होगी। तो व्याधि की स्थिरता है वहां पे, तभी वो अवयव दुष्टि होती है। इतना इजी है क्या कोई भी अवयव दुष्ट हो जाना? नहीं, एक दिन में नहीं होता है। पहले आपको अजीर्ण होगा, बाद में शायद अम्ल पित्त की बार बार हिस्ट्री हो, उसके बाद जाकर आपको ग्रहणी होगा। बार बार अगर इग्नोरेंट रहेंगे तो, या हेतु सेवन बहुत स्ट्रांग रहेगा तो। ओके, अभी देखते हैं मेडिसिन क्या यूज किया है। वेरी सिंपल, पिछले लेक्चर में जो देखे थे ना, उसमें से सिर्फ एक ही मेडिसिन मैंने ऐड किया है, दैट इज पाचनियो, दैट्स इट। वी डोंट वांट मोर मेडिसिन, वी डोंट वांट एनीथिंग। केस पेपर भी मैं बताऊंगा आपको। परिपाठादि काढ़ा, रजनी योग, हरलू, श्व यानी श्वधनौषधि गुगुल यानी गोक्षुरादि गुगुल, और हरलू यानी कुरंटिका, जो निघंटु रत्नाकर में आई है, आप उसको कैदेव निघंटु में, सॉरी, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। कटु तिक्त रसात्मक है और शीतवीर्य है ये हरलू, बट क्षारधर्मी का ही है। लघु सुच्छेकर कितना सिंपल मेडिसिन है। पाचन योग है, सूक्ष्म ताम्रभस्म है, क्योंकि मेरे पास ताम्रभस्म नहीं था, सोमनाथी, इसके लिए मैं सूक्ष्म ताम्रभस्म यूज करता था। फलत्रिकादि गुगुल है, वरंगाक्षार, ठीक है। इतने मेडिसिन यूज किए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने के ऊपर उनकी चिकित्सा चल रही थी, ठीक है। अभी केस पेपर देखते हो, फिर बाद में बताता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रहणी की मैं एक शॉर्ट में आपको संप्राप्ति समझाता हूँ। ग्रहणी हमें लगता है कि सिर्फ ग्रहणी रोग का मतलब जो अध्याय का नाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय का नाम है ना, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय नहीं है, चरक चिकित्सा स्थान 15 में ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय। ग्रहणी की चिकित्सा करने क्या नहीं, ग्रहणी में जो उपस्थित दोष है उनकी चिकित्सा करनी है, ग्रहणी की चिकित्सा नहीं करनी हमें। ग्रहणी में जो उपस्थित दोष है उनकी चिकित्सा करनी है। और ग्रहणी चिकित्सा अगर अध्याय आप खोलते हो, तो सबसे पहले आपको अग्नि से पूरा स्टार्ट हो जाएगा। अग्नि किसे कहते हैं, अग्नि की महत्ता क्या है, फिर धातुओं का एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर पंचमहाभूतों का एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर उनका श्रेष्ठ कर्म क्या है उसके बारे में आएगा, फिर धातु अग्नि के बारे में आएगा, फिर पांचभौतिक अग्नि के बारे में आएगा। पूरा जो आपका फर्स्ट ईयर का वावल का बुक है, मतलब फिजियोलॉजी का जो शारीरिक क्रिया का बुक है, वो ऑलमोस्ट वहां पे कवर हो जाएगा, आधा। यस और नो? हैव यू गॉन थ्रू दैट अध्याय? ओके, तो हमें क्या सोचना है कि ग्रहणी दोष चिकित्सा करनी है। ओके, वही अध्याय का नाम है, ग्रहणी दोष चिकित्सा। ग्रहणी चिकित्सा ये अध्याय का नाम नहीं है। और अगर आप ग्रहणी, ये कौन सा व्याधि है, आम्लधर्मी है, क्षारधर्मी है, अगर आप देखेंगे तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, जो पांचों ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी थोड़ी या पूरी तरीके से, कि परिपाठादि काढ़ा है, रजनी योग है, वहां पे और क्या लिखा है मैंने, श्व लिखा है। ओके, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बाकी 2 व्याधियों को भूलना मत, कार्शता और ये तो व्याधि इज वेरी अम्लधर्मी, अम्लधर्मी व्याधि है पांचोदिक दृष्टिकोण से। इसलिए अगर आप देखेंगे ग्रहणी चिकित्सा की, मतलब जैसे ये एक्सप्लेनेशन सब खत्म हो जाता है अग्नि का, जब वो ग्रहणी के ऊपर बातचीत करते हैं, फिर दोषों के वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी, है ना, सन्निपातज ग्रहणी, ये सब बताएंगे। उसके बाद फर्स्ट कल्प क्षार से चालू होता है। अब देखो, वो मूलकादि क्षार या क्या है, हम लोग वो मतलब उस तरीके से चिकित्सा नहीं करते, यही मेडिसिन यूज करते हैं। इसके लिए मुझे अभी नाम याद, भूनिम्बाधिक क्षार है, ऐसे 3 क्षार आए, दुर्लभाधिक क्षार ये भी आया है, दुर्लभाधिक क्षार,
क्या मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 2 क्षार आए, मतलब 3 क्षार आए हैं। अगर क्षार से ट्रीटमेंट है, मतलब क्षारधर्मी कल्पों से अगर ट्रीटमेंट है, तो व्याधि ऑब्वियसली आम्लधर्मी है। करेक्ट, व्याधि ऑब्वियसली आम्लधर्मी है। तो गृहिणी में किन गुणों की हम लोग चिकित्सा करते हैं? राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। शीत गुण और द्रव गुण। कहां से चालू होता है? जिह्वा से। इसके लिए जब आप लघु सूचकर देते हो ना, तो उसको ऐसा गर्म पानी के साथ बाद में देना। बट वो जो क्षारधर्मी हम लोग का जो लघु सूचकर है, मार्केट प्रिपरेशन में, इस लघु सूचकर में शुंठ गैरिक समान भाग है, शुंठी और गैरिक। उसको शुंठी के ही 3 भावना दी है। यहाँ पे नागवल्ली पत्र स्वरस नहीं है। हम लोग जो लघु सूचकर देते हैं, दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी पोटेंट मेडिसिन फॉर जीआई ट्रैक्ट। जहां पे भी सामता है वहां पे लघु सूचकर देना है। बात खत्म। लघु सूचकर इज इक्वल टू समान वायु का फंक्शन एनहांसिंग फंक्शन ऑफ समान वायु इज इक्वल टू लघु सूचकर। आपको समान वायु करेक्ट करना है, आप पहले लघु सूचकर की तरफ रुख कीजिए, दैट्स इट। और जहां पे भी आप लघु सूचकर समान वायु का कर्म अगर करेक्ट करते हो ना, समनो अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति, तो समनो अग्नि वन्नी समीपस्था, अग्नि के समीप बताया ना, अग्नि का संदुक्षण तो समान वायु करने वाला है। इसी का मतलब आप तेज महाभूत को बढ़ा रहे हो। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दिस सिंपल मेडिसिन डूइंग मिराक्युलस रिजल्ट्स इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। आज ही मैं आश्रम में जब सेवा देने के लिए गया था, तब वही लघु सूचकर, मैं थोड़ा आपको विषयांतर करना चाहूँगा। व्हाइट डिस्चार्ज की पेशेंट आई थी, तो ग्रथित और दधिवत उनको हो रहा था, और उसी वजह से कटिशूल वगैरह है। तो शुरुआत में मैंने वो कटिशूल अस्थि मज्जागत व्याधि, इसके लिए मैंने पद्मकिट्ट वगैरह दिया था 2 हफ्ते, उपशय नहीं आया। बट जैसे आपन काल में लघु सूचकर और चातुर्तक डाल दिया, उनके रिडक्शन ऑफ पेन 60% हुआ। सोचा गया नहीं है, बट गर्भाशय का समान वायु क्लियर किया ना, गर्भाशय का वहां की अग्नि प्राकृत की अपन वायु में अपन काल में देकर, तो वहां पे वो रिजल्ट आ गया। तो वहां का जो कटिशूल और पृष्ठशूल था, चला गया शक्तिशूल। 60% तो रिडक्शन हुआ ना 1 महीने के बाद। अंदर अगर 60% उपशय है, यूजिंग दिस सिंपल काइंड ऑफ मेडिसिन इन 3 mg क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी कितनी है? 3 mg है। दे रहे हैं कि हम लोग 125-250 mg का मेडिसिन नहीं। अगर उसमें रिजल्ट आएगा तो इसमें रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? तो जहां पे भी सामता है, जहां पे भी पृथ्वी प्लस आप महाभूत, खास करके आप महाभूत का द्रव गुण स्निग्ध गुण बड़ा है, उसमें भी द्रव गुण स्पेसिफिकली शीत गुण और द्रव गुण, वहां पे लघु सूचकर दे दो, आपका काम हो जाएगा। ओके। बाद में पाचन योग दिया है, वरांग क्षार है, सूक्ष्म ताम्रभस्म में, और ये है। अब हम लोग एक एक उसका देखेंगे, बाद में केस पेपर के ऊपर जम करेगा। तो शुरुआत में जब पेशेंट आए थे मेरे पास, तो वो स्पाइन के लिए आए थे। मैंने बताया 4 महीनों के बाद उन्होंने बताया कि मेरा भारक्षय ये हो रहा है, मतलब हुआ है मुझे ऑलरेडी कंप्लेंट, तो आप मुझे इंटरनल मेडिसिन भी दीजिए। तब तक ये विश्वास कायम हो गया था, है ना, कि स्पाइन का उनका पेन भी काफ़ी हद तक कम हुआ था थेरेपिस्ट की वजह से। और मुझे इच्छा तो हो रही थी, बट क्या है कि सदगुरु के क्या कहते हैं, आध्यात्मिक लेवल के वो पर्सन है, व्यक्ति है, तो उनसे बातचीत करना थोड़ा सा हमें भी हम खुलकर बात नहीं कर पाते, ठीक है, उनसे। तो जैसे वो कहते हैं और वैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं। मतलब अगर उन्होंने कहा तो हम लोग चिकित्सा करते हैं, या सजेशन देते हैं कि यहाँ पे चिकित्सा की आवश्यकता है। तो ऐसे मैं भी फंसा था वहाँ पे। तब शुरुआत में हम लोग ने, जब वो आए थे 1 वीक के लिए, मैंने शुरुआत में जब फरवरी में आए थे मेरे पास 2021 या 22 में, तब हम लोग ने परिपाटाधिकारा रजनियोग ये मेडिसिन दिया था। तो वहाँ पे मेरी समझ में क्या था कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ये सामता वाला व्याधि है, और वहाँ पे विलीनीकरण सिद्धांत होता है पांचोदिक चिकित्सा में कि पृथ्वी पानी में घुल जाती है। इसका मतलब क्या है पृथ्वी पानी में घुल जाती है? मतलब शक्कर अगर पानी में डालेंगे, 1 चम्मच शक्कर 1 गिलास में पानी में डालेंगे, तो घुल जाएगी कि नहीं? घुल जाएगी। तो ये विलीनीकरण सिद्धांत हो गया, ठीक है, शक्कर का पानी में घुलना। तो वही अगर सामता पिच्छिल गुण युक्त आम को अगर आपको
रिडक्शन करना है तो शोधन औषधि गुगुल देना पड़ेगा वहाँ पे। क्यों? अतिरिक्त पानी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उस आम को अगर निर्हरण करना है तो अतिरिक्त द्रवगुण बढ़ाना पड़ेगा, और इस वजह से हम लोग ने शो यूज किया था तब के टाइम, हाँ, शुरुआत में। बाद में जब वो लेकर आए कि बाबा मुझे ये सब चीज़ें हो रही है, तब हमें अवयव उत्पत्ति का सहारा लेना पड़ता है। जो शुरुआत के लेक्चर जिसने मिस किया है, आई एम रियली टेलिंग यू रियली मिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो 70 या 80 लोग थे शुरुआत में, उनको पता है मैंने फास्ट भले ही लिया हो, बट रक्त मेद प्रसाद तुर्क और बोन मैरो या मज्जा धातु का वहाँ पे मैंने एक आपको कोरिलेशन बताया था कि मेडिसिन तो हम लोग लिखते हैं, वही वही मेडिसिन रहता है ऑलमोस्ट, और उसके पिक का पीछे विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं लघु सूचकर योग, बाद में फल और वरांग क्षार के ऊपर, इन 3 मेडिसिन के ऊपर आते हैं। लघु सूचकर जैसे मैंने बताया कि शुंठ और गैरिक का समान भाग है, और उसी को शुंठी की 3 भावना। ओके, उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, बाद में फलत्रिका निम्नामृत कैरात वासक, ये उसका श्लोक है, कंप्लीटली वायु आकाशीय और तिक्त रसात्मक है। तिक्त रसात्मक ये है, मतलब शारंगर संहिता में आया है, ये कामलो और प्रमेय रोगाधिकार में फलत्रिकादि क्वात प्रकरण में आया है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ओके, और बाद में आया है आपका ये वरांग क्षार, ये विडंगादि क्षार है, इसमें भी 8 कंटेंट है, और इसमें चित्रक मूल और फिर बाद में शुंठी, ये अपना नमक, दूध, ओके, थोड़ा सा, ये सब चीज़ें रहती है। 8 कंटेंट है। ये विडंगादि क्षार आया है आपका चरक चिकित्सा सन 13 उदर चिकित्सा प्लियोदर के अध्याय संदर्भ में आया है। तो ये मेडिसिन हम लोग सिर्फ इतना सा, पेन का एक जो डॉट रहता है उतना ही मेडिसिन यूज करते हैं। तो अभी आते हैं ग्रहणी के ऊपर, फिर से ग्रहणी अवयव दृष्टि हो गई, ठीक है। तो अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति, ये हो रहा है वहाँ पे। ग्रहणी में जब वो आता है जो भी आपका अन्न, तो क्षारधर्मी पाचक पित्त वहाँ पे मिक्स होने की अपेक्षा होती है, और फिर आगे का पचन हो जाता है। अब जब तक उसको फेनीभूत उदीर्यते, ऐसे प्रथम अवस्था पाक में एक वर्ड आया है, जब उसको फेनीभूत उदीर्यते, फेन जब प्राप्त होता है, थोड़ी सी अम्लता प्राप्त होने लगती है, क्योंकि वो मधुर अवस्था पाक है, प्रथम अवस्था पाक, वैसे वो नीचे छोड़ा जाता है ग्रहणी में। फिर उसके ऊपर पाचक पित्त के संस्कार होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण गुणादि, और उसके बाद वो तृतीय अवस्था पाक में चला जाता है, पक्वाशय की तरफ, और वहां पे सार्किट विभाजन टेक्स प्लेस इलियोसिकल जंक्शन के यहाँ पे, और उसके बाद किट्ट भाग पक्वाशय की तरफ या ब्लैडर की तरफ चला जाता है, और सार भाग हृदय की तरफ हो जाता है। ये सब चीज समान वायु अकेला करता है। ओके, अगर समान वायु की कक्षा इलियोसिकल जंक्शन तक है, तो इसका मतलब सिर्फ वो ग्रहणी तक सीमित है क्या समान वायु? एक्चुअली समान वायु तो सब जगह पे, जहां पे भी परिवर्तन है ना, पचन के द्वारा परिवर्तन, ये जहां पे भी दिख रहा है वो अग्नि का काम है। अग्नि की डेफिनेशन क्या है? पाचन करना, ये है क्या? नहीं। पित्त की डेफिनेशन पाचन करना है क्या? नहीं। पचन के द्वारा परिवर्तन इज द डेफिनेशन ऑफ पाचक पित्त या पित्त दोष। पचन के द्वारा परिवर्तन होना चाहिए, सिर्फ पचन करना ये गलत है। पचन के द्वारा परिवर्तन मतलब जो उसका मूल स्वरूप है, आरबीसी, जब वो ये प्रोकार्योसाइट वगैरह जो हम लोग देखते हैं कि सेल डेवलपमेंट, कि इतने से सेल से कैसे ऑर्गन डेवलप होता है, ये कौन करवाता है? ये पाचक पित्त करवाता है ना, मतलब शरीर का पित्त दोष करवाता है। इज डूइंग दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन योर बॉडी एंड मेंटेनिंग योर बॉडी, करेक्ट। उसको स्थिरता देने का काम ये करेगा कफ दोष, और उसको गति देने का काम वात दोष करेगा, अगर दोषों के कंसेप्ट में या दोषों के माध्यम से देखेंगे तो। बट उस अवयव को स्वरूप लाना ये पित्त का काम। तो पचन के द्वारा परिवर्तन, ये या फूड खाते हैं हम लोग जो भी, तो वो प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में या फैट्स में कैसे चला जाता है? उसके द्वारा ना, अग्नि के द्वारा। और जहां जहां पे अग्नि उपस्थित है वहां वहां पे समान वायु उपस्थित है, दैट्स इट। दोनों ऐसे भाई है कि भले उनकी स्ट्रक्चरली अलग अलग हो, फंक्शनली, बट दे आर स्टैंडिंग टुगेदर, दे आर गोइंग टुगेदर टू अचीव दैट फंक्शन। ओके, समान वायु और तेज महावायु या अग्नि। तो सिर्फ जाटर अग्नि मतलब समान वायु है क्या? नहीं।
मसल हो, मसल का फाइबर का डेवलपमेंट हो, या वो वहां पे नॉट प्रिपरेशन हो, या उस नॉट का डिजोल्व करना, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस है ना, तो वहां पे अग्नि है, वो अग्नि के द्वारा ही होता है। अब आते हैं आंत्र की उत्पत्ति के ऊपर, क्योंकि ग्रहणी ये टॉपिक है, तो मुझे बताना ये था कि ये ग्रहणी रोग ये ग्रहणी तक सीमित है क्या? हम लोग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में सिर्फ हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं क्या? नहीं, वी टेक दिस लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो, यस और नो? ओके, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द अवयव उत्पत्ति। तो गुद, बस्ती और आंतरिक उत्पत्ति क्या है? रक्त दोष, सॉरी, रक्त धातु के सार भाग से और कफ दोष के सार भाग से या प्रसार भाग से, ये दोनों से आंत्र, गुद और बस्ती की उत्पत्ति होती है। अभी आंत्र के बारे में चल रहे हैं, तो आंत्र के बारे में देखते हैं। तो आंत्र में जब भी पिछिलता डेवलपमेंट होगी, तो वो पूरी अच्छा फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा, उसमें भी सामता रहेगी या पिछिलता रहेगी। तो पिछिल गुणात्मक वायु उसको निकालने के लिए प्रवाहिका जैसे लक्षण दिखते हैं, ठीक है, बार बार निकालना पड़ता है उसको। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर वेस्टर्न मेडिकल साइंस की तरफ से भी देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब ये फंक्शन होता नहीं है पिछिलता की वजह से, समझ में आया? अब पिछिलता क्यों आ गई? सामता की वजह से। पिछिलता मतलब क्या? पृथ्वी महाभूत ज्यादा, या गोंद ले लीजिए ना आप, गोंद, ग्लू कैसा रहता है? ग्लू, पिछिल गुण है ना उसमें, ग्लू, ग्लू में मतलब पृथ्वी महाभूत ज्यादा है, आप महाभूत कम है, ओके। या ग्लू हम लोग पहले पोस्ट ऑफिस में ना इसका रखते थे, हल्का सा पानी मिक्स कर कर उसमें राइस रखते थे, है ना? अभी भी कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस में रखते हैं वैसा ग्लू, थोड़ा सा पानी मिक्स कर कर वहाँ पे वो राइस रखते हैं, और उसी राइस से हम लोग थोड़ा सा ऐसा दबा कर चिपकाते थे पहले के दिनों में, जब हम लोग बहुत मैं छोटा था तब, ओके। अभी तो ग्लू आता है पोस्ट ऑफिस में, बट जो ग्लू की जो कंसिस्टेंसी रहती है वैसे पकड़ लीजिए कि इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप हो रही है। देखो, पांचों दिक चिकित्सा करने है ना, यू हैव टू इमेजिन ऑलवेज कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कहाँ पे पिछिल गुण कैसा रहेगा, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट फटाफट याद आती है। तो वहां पे पिछिलता अगर है, तो वो धारण कर्म भी उसका बराबर नहीं रहते, तो कभी धारण करते हैं कभी नहीं करते, धारण कर्म इम्पेयर्ड हो जाता है उसका, ठीक है। अब उसकी धारण क्षमता अगर कम होगी, तो धारण स्थिर रहा, तो वो मल जो एक तो कम बार रहेगा, क्योंकि बार बार फोर्स करना पड़ता है ना वो मल को निकालने के लिए, तो वायु का चलगुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्थानिक वात प्रकोप भी होगा, बट मल आता है इतना सा, जैसे प्रवाहिका की भी डेफिनेशन है, देखो, प्रवाहितो प्रवाहनम मुहुर्मुहु, और उसके अभी मुझे श्लोक नहीं याद है, बट वायु का चल गुण वहां पे बढ़ता है, और वायु सिर्फ अकेले गुण से नहीं बढ़ता है, हमेशा उसके साथ रुक्ष गुण हमेशा अटैच रहते हैं, तो रुक्षता से और पिछिलता करेगा वो डेवलप, उसको हम लोग स्त्यानता कहते हैं। सी, द्रवता जब ज्यादा हो जाती है और उसके साथ अगर जब स्निग्धता मिल जाती है, तब हम लोग बोलते हैं उसको अतिस्निग्धता। अतिस्निग्धता के नेक्स्ट स्टेप क्या है? पिछिलता। पिछिलता की जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्त्यानता। हम लोग बोलते हैं ना स्त्यान कफ है, मतलब क्या? उसमें पानी कम से कम है और पृथ्वी ज्यादा है, मतलब वायु के रुक्ष गुण की, जितना वायु की रुक्ष गुण बढ़ेगा उतना ज्यादा इसमें द्रवता कम होकर वो कंसोलिडेट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात कि बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा है, बहुत डीप जा रहा है? नहीं ना, आप कंसेप्ट समझिए, केस को छोड़ दीजिए, आप अपने मेडिसिन यूज कीजिए, बट हम लोग पांचों दिक में कैसे विचार करते हैं ये बताना मेरा काम, करेक्ट। तो ऐसी आंतरिक की अवस्था हुई है और वो दुर्बल हो चुका है, क्योंकि बार बार प्रवाहन कर रहा है ना। अगर आप, मेरे पास अभी ये रबर है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद इसका उदाहरण दिया था, मैं आपको इसको बार बार इसको अगर ये करूं तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चला जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं दुर्बल हो गया, आंतरिक की जो भित्तियां हैं वो दुर्बल हो गई बार बार ये करने की वजह, उसी को बोलते हैं हम लोग धारण क्षमता कम हो गई, धारण स्थिरा, ये पृथ्वी का महाभूत का, इसके लिए पृथ्वी चली गई वहां की, यानी धारण गुण चला गया। बट वो क्यों चला गया? अगर हम लोग पद्म किट्टा जैसे अगर मेडिसिन देंगे तो ये रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा। पद्म किट्टा यानी ये स्थिरता देने वाला कल्प है, किट्टा यानी मंडूर भस्म, पद्म किट्टा यानी पद्म काष्ठ नाम की जो हिमालयन ट्री है
उसको हम लोग यूज करते हैं। बहुत घनी और कठिन होती है, स्थिरता बहुत भयंकर होती है उसमें, बहुत ज्यादा स्थिरता होती है। आप उसको हाथ से चूर्ण नहीं कर सकते, इसके लिए मशीन ही यूज पड़ता है। तो बाकी के हम लोग यूज करते हैं हाथ से चूर्ण बनाते हैं, मतलब वो हैंड मोटर के सहायता से करते हैं। ओके, बट द थिंग इज वहां पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग सोचना है कि आंत्र की धारण क्षमता बढ़े कैसे। बट अगर मैं बोलूं कि वरांग क्षार से आंत्र की धारण क्षमता बढ़ती है, तो जो अभी पांचोदिक प्रैक्टिशनर है तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा ना? होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वरांग क्षार ये अपतर्पण करने वाला है। और अभी मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी महाभूत के धारण आदि गुण कम हो रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट गिव दैट मेडिसिन। बट किस वजह से हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट स्टैंता एंड पिछिल गुण युक्त कफ की वजह से हो रहा है ये चीज। तो हमें पिछिल युक्त गुण युक्त कफ का अगर नाश करना है तो हमें क्षार देना पड़ेगा, और वरंग क्षार ये छेदन कर्म करता है वहां पे। इसीलिए सुबह 10 बजे पित्त काल में, और जब पित्त दोष स्टार्ट होने वाला है, और शाम को 6 बजे वायु वात दोष और कफ दोष के संधि काल में उस मेडिसिन को अगर देंगे तो आंत्र की धारण क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हम लोग आंत्र स्थित पिछिल गुणयुक्त साम कफ का निर्हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पाचन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वरंग क्षार ये ऐसा कल्प है कि प्लिया के ऊपर जाकर काम करता है। प्लिया को आप ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप धात्वग्नि प्रदीप्त कर रहे हो। वो उधर परीक्षण के टाइम देखेंगे, अगर इफ यू ज्वाइन दैट कोर्स ऑफ पांचोदिक, वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट प्लिया राइट नाउ। बट प्लिया को क्लियर करना मतलब धात्वग्नि को आप रस से लेकर शुक्र तक आप सभी धात्वग्नि अचानक से प्रज्वलित कर रहे हो, लाइक चुटकी के जैसे। दैट काइंड ऑफ मेडिसिन, पोटेंसी ऑफ मेडिसिन इन दैट वरंग। तो इसलिए इसका काल आईबीएस या गृहिणी या प्रवाहिका में बहुत स्पेसिफिक है, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे शहद के साथ। नहीं तो अदर टाइम वी ऑलवेज गिव दिस मेडिसिन वरंग अक्षर सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक इन प्रवाहिका गृहिणी या पिछिल गुण युक्त अगर सामता युक्त है, अभी वो छोड़ दो। आचार्य चरक ने कहा है सिंपल लैंग्वेज में कि बाबा क्या है विकारेशु, क्या है वो श्लोक, अभी पंक्ति याद नहीं आ रही मुझे। न जिन्यात नाही नाही सर, विकाराणाम नाम अस्ति ध्रुवस्थित। हाँ विकारेशु, हाँ न जिन्यात कदाचन। आप शर्माओ मत, अगर व्याधि का डायग्नोसिस का नाम नहीं हो रहा है तो नाम देने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप पंचमहाभूत की स्थिति समझ लो, क्या ऊपर है कम है। अगर आप त्रिदोष पद्धति से पेशेंट चेक करते हो, एग्जामिन करते हो, तो आप त्रिदोष की वो गुण के हिसाब से देख लो क्या कम है क्या ज्यादा है, उसके अनुसार मेडिसिन दे दो। तो लघु सूचेकर अभी वरंग का क्षार का हो गया। अभी हम लोग को जीआईडी के ऊपर भी काम करना है। ओके, वहां पर मधुर अवस्था पाक और अम्लावस्था पाक को क्लियर करना है, तो इसीलिए लघु सूच्य कर दिया। शुंठी की वजह से, क्षारधर्मी कल्प होने की वजह से, उष्ण गुण की वजह से अतिरिक्त द्रवता का भी पाचन हो गया और पचन अभी सुधर रहा है। और उसके बाद हम लोग ने फलत्रिकादि गुगुल की दिया, विच इज कंप्लीटली तिक्त रसात्मक। फलत्रिका निम्बा अमृत कैरात वासक ही कंप्लीटली तिक्त रसात्मक। तिक्त रस का पांचोदिक संगठन है वायु प्लस आकाश महाभूत। तो स्त्रोतसों को क्लियर करने की क्षमता इस तिक्त रस से पाचनार्थ ही करते हैं हम लोग, दोष पाचनार्थ, करेक्ट। और वायु आकाश के गुण की वजह से फटाफट स्त्रोतोरत दूर हो जाता है। और यकृत स्थित पाचक पित्त के जो गुण कम हुए उष्ण तीक्ष्ण पिच्छिलता की वजह से, सामता की वजह से, उस सामता का निर्हरण करने की क्षमता फलत्रिकादि गुगुल में है। वात दोष और कफ दोष के संधि काल में देते हैं हम लोग, सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे गर्म पानी के साथ। ओके, दिस 3 मेडिसिन। देन पाचन योग। पाचन योग में आपका शुंठ, बालबिल्व, मुस्ता, अस्थि विषा और कुटज त्वक। ओके, तो ये सभी ग्राही है। ओके, और हम लोग जब भी द्रवगुण अतिरिक्त बढ़ता है तब इसको यूज करते हैं। जो मैंने देखा है अभी, ये कार्शता का पेशेंट था, इसके लिए पाचन योग। पाचन योग आप वहां पे लाइन लिख लीजिए, जब भी कार्शता का रुग्ण आएगा पाचन योग आप देना पड़ेगा, अगर उसकी अग्नि दुर्बल है तो। ठीक है, तो पाचन योग भी धात्वग्नि प्रदीप्त करने वाला है। वरंग को और पाचन योग देखो क्या है ना, वही आप उसमें यूज करेंगे। आती सारे प्रवाहिका है उसमें पाचन योग देंगे,
उसका कुछ मजा नहीं है, ठीक है। अलग तरीके से कैसे दे सकते हैं हम लोग और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, उसकी वजह से देना। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? नाउ वी विल जंप टू केस पेपर। देखो मेरे पास आए थे 25/2 को, तब मैंने केस पेपर कुछ भरा भी नहीं, देखो खाली है, क्योंकि स्पाइन के पेशेंट आते तो मैं ज़्यादा तामझाम में रहता नहीं पेशेंट के। ये उसका फ्रंट है, ये उसका बैक है। वहाँ पे आपको 58 kg दिखा होगा, 58 या 56 ऐसा लिखा है, ठीक है। तब उनको कुछ इशू नहीं था उतना, ठीक है। तब मैंने पापा का रयो श्व, अब आए तो मैंने दे दिया सामता को, मतलब श्व देने के पीछे यही कंसेप्ट था मेरा, और पापा का देने के कि मुझे द्रवता शरीर में बड़ा नहीं है, तब जाकर वो साम कफ जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्रूश भी था, तो मेरे दिमाग में क्रूशता भी थी, ठीक है। ये शुरुआत में दिया था 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद पेशेंट आता है मेरे पास 14/6 को, मतलब बीच में आए थे स्पाइन के सिटिंग के लिए, ठीक है, आ रहे थे। बट बाद में उन्होंने बोला कि मुझे गैसेस की बड़ी तकलीफ रहती है, और ये बहुत मतलब आराम नहीं रहता, पेट पूरी तरीके से साफ नहीं रहता है, चिकन मल प्रवृत्ति भी होती है, ठीक है। तो हम लोग ने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया उनको। तो वहाँ पे लिखा है अपन वायु बहुत ज़्यादा होता है रात के समय, ठीक है। क्या लिखा है, 1 मिनट। भोजन अगर जब भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा, परंतु आहार प्रमाण मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड इज वेरी लो, थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो पेट में ऐसा उधर गौरवता आ जाती है, पेट भरा भरा वो ऐसा लगता है। कटिशूल जो स्पाइन की जो सिटिंग किया था उसकी वजह से कम हुआ था। अब रुग्ण आधा घंटा बैठ रहा था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट था, जिनको हर समय वेदना होती है, वो रुग्ण अभी आधे घंटे तक बैठ सकता था, नॉट बिकॉज ऑफ अर्लियर मेडिसिन, बिकॉज ऑफ स्पाइन की सेटिंग। तो तब हम लोग ने दिया था। तब मैंने देखो वरागुम का मुझे मोह हुआ था तब, बट मैंने पाचन योग दिया। पाचन योग उदान काल में दिया है, ठीक है। बाद में व्यानुदान काल में पाचन योग दिया है, रजनी योग 10 और 2 बजे, हरलू आपान काल में परिपाठाधिकाड़ा 5-5 ml दिया था, ठीक है। 5 ml मोस्टली मेरा 15 और 10 ml ऐसा ये रहता है, मतलब 25 ml काढ़ा दिन में जाता है, 15 दिन के लिए दिया। तो जैसे वो पाचन योग दिया तो उसका रिजल्ट तुरंत आ गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुंठ बालबिल्व मुस्ता अतिविष और कुटस्त्वक ये उसके कंटेंट है। तो जैसे दिया तो रात्रि के गैसेस में उनको अच्छे से उपशय आया, मल प्रवृत्ति 2 बार हो रही थी, और सुबह 10 बजे भी हो रही थी, ओके। बट रात को जब भी राइस खाते थे तब पेट ऐसा आनाह आधमन जैसे लक्षण दिख रहे थे। वाम कुरपर संधि प्रदेशी अभिशूल स्टार्ट हो गया था, अब फिर से वो प्रॉब्लम दिखने लगा दक्षिण का टिश्यू मेडिसिन देने के बाद, और क्लम भी दिखने लगा। देखो जब भी आप पाचन योग देते हो ना, या ऐसे जब भी आपत्तिरपन, तो थोड़ी देर के लिए क्यों, बट वात प्रकोप होता है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, अभी पानी नहीं बह रहा है आपके पाइप से, जो आपका बेसिन का जो पाइप है, करेक्ट, तो आप उसमें क्षारधर्मी पाउडर डालते हो, कौन सी ड्रेनेक्स करके पाउडर आते हैं, देखो आता है ना, सिंक क्लीन करने का, यस और नो आता है ना, कि मतलब महिलाओं को पता रहेगा, महिला वैद्य, एक 20-25 रुपए की पाउडर क्षारधर्मी होता है, और जैसे ही आप उसको डालते हो तो पूरा वो क्लियर हो जाता है। अब पहले के पानी का फ्लो और पाउडर डालने के बाद होने वाले पानी का फ्लो बढ़ता है कि नहीं, मतलब जो जमा होने वाला जो पानी था नीचे, वो पहले की तुलना में अधिक जमा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वात की गति आपने क्लियर कर दी, इसके लिए आपको रिजल्ट मिला। बट ये जो दक्षिण का टिश्यू वगैरह बढ़ता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वाई दैट मीन्स वहाँ की पिछलता कम हो रही है आंतरिक स्थित, और उस वजह से स्थानिक वात प्रकोप बढ़ रहा है। क्यों? अनुलोमन बढ़ रहा है, वात प्रकोप नहीं हो रहा है। आप समझ रहे? बेसिन का जो उधर है ना सिंक पाइप का, वो आप ध्यान में रखो। जैसे वहाँ की पिछलता जो कम होती है तो पानी ज्यादा बहने लगता है क्वांटिटी में, तो इसका मतलब पानी ज्यादा बह रहा है, इसका मतलब वो गलत है क्या? इट्स गुड साइन, बट पेशेंट को शूल वृद्धि होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, मतलब ये 7 को आए, 4-7 को, उसके बाद 5-8 को फिर से आए, सॉरी 5-8 को अरे मुझे तारीख नहीं दिख रही है, टूल बार है ना यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तो 4-7 को जब आए
तो रात में गैसेस फिर से बढ़ गए और दक्षिण कटिशूल पहले की मेडिसिन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो फलत्रिकादि काढ़ा मैंने ऐड किया था, वरागु दिया था। माउस में द गामी पिछिलता को कम करेगा शाम तक को, ये सोचकर मैंने वरागु दिया था। पाचन योग घाटा करा, बहुत जल्दी मैंने घाई कर दी। मैंने कहा था ना कि मोह होता है, देखो आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको मोह होता है कि फटाफट जंप करना। अप्पा जी को ऐसे मेडिसिन जंप जब आप करते हो तो बहुत विरोध था अप्पा जी का। क्यों? अप्पा जी इसको वानर वैद्य की कहते थे। मतलब क्या? वानर जैसे जंप करता है एक डाली से दूसरी डाली के ऊपर, वो स्थिर प्रवृत्ति का नहीं होता है, मरकट है ना। तो इस वजह से ऐसी चिकित्सा करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे इसकी वजह से तुरंत ये भी दिखा फर्क कि उनको गैसेस बढ़ गए। अगर मैं पाचन योग के ऊपर स्टिक रहता तो शायद वरागु से हुआ क्या, दक्षिण कटिशूल कम हो गया बट गैसेस बढ़ गए। ठीक है, वरागु फिर से तभी भी मैंने कंटिन्यू किया है। देखो बाद में फलत्रिकादि काढ़ा फिर से रखा है क्योंकि यकृत स्थित पाचक पित्त का ऊपर आने वाले उष्ण तीक्ष्ण गुण को एनहांस करने के लिए या आवरण उसका दूर करने के लिए, यानी पृथ्वी आप महाभूत के स्निग्धादि गुण कम करने के लिए श्व दिया और रजनियोग दिया। मोह देखो कितना ये रहता है। अब उसके बाद मन्याशूल में भी उपशय आने लगा। एक मिनट, नमस्कार बोल। हाँ नहीं चालू है, मीटिंग ज्वाइन करना बेटा। हाँ मीटिंग चालू है, तेरे को मैसेज नहीं आया? एक मिनट, मैं स्टेटस के ऊपर ज्वाइन कर बेटा। हाँ जल्दी। तो वहां पे आपको क्या है कि क्या बता रहा था, तो मन्याशूल भी आ गया। अब इसमें हाँ उदर परीक्षण हम लोग ने नहीं बताया ना, मैं बताऊंगा बाद में। कटिशूल नो कांस्टेंट पेन नाउ, क्षुधा वृद्धि हो गई। इसके बाद जब हम लोग ने देखो अभी मेडिसिन बहुत कॉन्ट्रास्ट है। त्रिफलादि ये अपतर्पण करने वाला है, रजनी योग ये ब्रुवन करने वाला है, या ब्रुवन करने वाला नहीं कहूंगा बट क्षारधर्मी उष्णता को अम्लधर्मी उष्णता में परिवर्तन करने वाला करता है, और श्व भी दिए। ठीक है, वरागु ये अपतर्पण जब कहता है जब गर्म पानी के साथ देते हैं वरागु, वही वरागु आप अगर आप दूध के साथ, वरागु यानी त्रिफला गुग्गुल, बट बाहर के त्रिफला गुग्गुल में पिपली रहती है, यहाँ के त्रिफला गुग्गुल में सम प्रमाण रहता है त्रिफला और गुग्गुल का। ओके, और जब हम लोग गर्म पानी के साथ देते हैं तब वो कर्षण करता है, और वही त्रिफला गुग्गुल जब आप दूध के साथ देते हैं तो मांस और मेद का वर्धन करता है। वर्धन करता है, या इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि वो स्थिरता देता है। ठीक है, दूध के साथ अगर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मन्याशूल में भी। कटिशूल में कांस्टेंट पेन नहीं था जो पहले था, और क्षुधा वृद्धि हो गई। देखो 10 और 2 बजे देने के बाद कार्शता अभी हम लोग की रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं अभी भी कहूंगा कि अगर मैं वरागु से अच्छा पाचन योग के ऊपर स्टिक रहता तो भले रिजल्ट लेता था बट वो कांस्टेंट रहता। अभी रिजल्ट जल्दी आया, 4-7 के बाद 25-7 को रुग्ण आए। उसके बाद देखो अभी मैंने फिर से ट्रीटमेंट अभी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि त्रिफला जैसे मुझे समझा कि अभी वो शूल क्लियर हो रहा है अपना, तब मैंने परिपाटादि काढ़ा देना। अब कार्शता के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, परिपाटादि काढ़ा, रजनी योग, पद्म किट्टा ऐड किया। पद्म किट्टा क्या है, स्थिरता देने वाला है स्पाइन को या शरीर के सभी धातुओं को, खास करके अस्थि धातु को स्थिरता देने वाला है। पद्म किट्टा यानी मंड्रुभस्म, पद्म यानी पद्मकाष्ठ। ओके, पद्मकाष्ठ मतलब कमल की नाल नहीं, पद्मकाष्ठ की ट्री रहती है, वृक्ष होता है बड़ा हिमालय में, और श्व अपन काल में दिया। अब तृतीयक मैंने ऐड किया है। मुझे ये डर था क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, सामता नहीं बढ़नी चाहिए, इस वजह से मांस धातुगत क्लेद को कम करने के लिए, मतलब उस बढ़े हुए अतिरिक्त आप माउथ को कम करने के लिए मैंने मांस धातु को भी रखा मेरे दिमाग में, तो तृतीयक दिया था। तृतीयक यानी मांस पाचक गर्म पानी के साथ। अब मैंने लिखा है कि पेट में जो गैसेस होते थे वो लिटरली कम हो गए, लक्षणीय घट उसमें आ गई। ठीक है, मन्याशूल भी काफी कम हुआ, कटिशूल भी बहुत पहले से, मतलब ये कम मतलब शुरुआत से कम नहीं है, उसके पहले 2 वीक से कम हो गया। उसके बाद परिपाटादि काढ़ा वैसे ही रखा और बाकी चिकित्सा पूर्ववत रखी। बाद में उदर परीक्षण किया घना बाद में उदर परीक्षण के बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद मन्याशूल अचानक बढ़ गया, मल प्रवर्तन अच्छा हो गया उनका, मतलब जो चिक्कर मल प्रवृत्ति थी अभी वो ठीक हो गई। क्षुधा उत्तम,
उत्तम मतलब उनका इंटेक बढ़ गया था, हाँ, और भूख लग रही थी, तो जो उधर आधमान जो होता था खाने के बाद वो कंप्लीट रिडक्शन हुआ था। अब मैंने शुंग भस्म ऐड किया इसमें। शुंग भस्म मतलब अस्थि की काठिन्यता टिकाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो कल्पना, मतलब सीमेंट डालना, उसमें रेती वीती मिक्स नहीं करने का है, डायरेक्ट सीमेंट डालने का। सीमेंट मतलब शुंग भस्म, ऐसे पकड़ लो। जनरली प्लास्टर कैसे तैयार करते हैं, उस सीमेंट में आप रेती भी यूज करते हो, बालू का यूज करते हो ना, वो 6 to 8 mm वाली, करेक्ट, उससे प्लास्टर करते हो। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ सीमेंट में पानी डालकर दे रहे हैं, मतलब वो शुंग भस्म। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कौन सा मेडिसिन कैसा है और क्या मुझे डिजायर्ड आउटकम चाहिए। तो शिवभद्र औषधि गूगल दिया, मन्यशूल बढ़ा था सिंस 3 days। उन्होंने साधना करते थे, क्योंकि मैंने कहा आपको कि सदगुरु है तो साधना करते हैं वो, मतलब 81% उनकी आध्यात्मिक ये है, क्या बोलते हैं, लेवल है। ओके, ये वही है क्या? ओके ओके, चिक्कन था, ये कौन सा केस पेपर है? अच्छा, मात्रा बस्ती मैंने बाद में स्टार्ट कर दिया, अभी लघु सूची कराएगा, देखो पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं शुंग भस्म, ये यहाँ पे थे। बाद में परिपाटादि काढ़ा वही रखा है, अब गिरीश दिया मैंने, क्योंकि शुंग महंगा जाता है ना, और वही काम अगर स्थिरता देने वाला काम अगर गिरीश करता है, वो साक्षात मिट्टी है, तो गिरीश दे दिया मैंने। शुंग भस्म की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो गिरीश दे दिया। और 11-3 बजे उनको थोड़ा सा ये था, मतलब क्या, क्षुधा वृद्धि होते ही हो रही थी, और रात्रि में आपन वायु बढ़ गया था, तो इसके लिए मैंने फिर से श्व हटाकर हरलू दे दिया। हरलू ये समान वायु को करेक्ट करने वाला मेडिसिन है, ठीक है। उसके बारे में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते तो, या पांचदिक 20 औषधि भाग 1 और 2 में वहां पे विस्तार में लिखा है, आप वहां पे भी देख सकते हो। तो क्लम बढ़ गया था, ठीक है, श्व वगैरह देने के बावजूद, ये ध्यान में रखना। मन्यशूल भी बढ़ गया था, 2 से 3 मिनट तक हस्त के ऊपर उठाने के बाद शक्ति नहीं रह रही थी, मतलब ऐसा ऊपर उठाने के बाद शक्ति, मतलब स्नायु दौर्बल्य प्रतीत हो रहा था, और कटिशुल फिर से बढ़ गया। शुद्ध वृद्धि तो हो गई, बट रात्रि में गैसेस बढ़ रहे थे, इसके लिए 7वें स्पाइन को कंसिडर करते हुए गिरीश रखा था, परिपाटादि रजनियोग, बट हरलू ये मेडिसिन दिया, मतलब सामता को हटाने के लिए। फिर बाद में ये गायत्री मैडम का, मतलब मेरी वाइफ का हैंड राइटिंग है नीचे। रात्रो आपन वायु फिर से था, बट वो कम हुआ था, क्लम थोड़ा सा कम हुआ था, मन्यशूल कटिशूल था, तो 10-2 हरलू आपन का लसु से ऐड किए। अब भी लसु से आया है पिक्चर में। अब फिर से हम लोग गृहिणी के बारे में सोच रहे हैं, सामता के बारे में, ओके। फिर बाद में फल रयो अपान काल में, फिर बाद में पक्की भी रखा है, बाद में पाचन योग दिया है, देखो लसुशे को हटा दिया है, पाचन योग, वरांगक। अब हम लोग आंत्र की उत्पत्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, जो पहले सोचना चाहिए था हमें, ये प्रिस्क्रिप्शन पहले होना चाहिए। ये अभी जो प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये पहले होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव गिवन लेटर, ठीक है। उसके बाद आपने पाचन योग आपको कांस्टेंट मिलेगा, लघु सूचकर और पाचन योग, ठीक है। आप सब आपको अपदर्पण वाली मेडिसिन दिखेंगी, ठीक है। रुग्ण को वायु होने के बाद भी भार क्षय नहीं हुआ, यह हम लोग का पॉजिटिव साइन था। और यहाँ पे अगर आप 11-2 मतलब लेफ्ट साइड का पेशेंट देखेंगे, लेफ्ट साइड का पेपर देखेंगे, तो आधा घंटा पेशेंट बैठ पा रहा था, और 5 मिनट तक चल पा रहा था, 15 मिनट तक, ठीक है। बट अभी भी उसको मन्या ग्रह जैसे लक्षण थे दक्षिण साइड में, राइट साइड में, और पीठ के ऊपर सोने के बाद उसको गर्म लगता है, ठीक है, उनको, सॉरी। तो बाद में मैंने एडवाइस किया कि नो एक्सरसाइज, नो आसन, क्योंकि इससे स्थानिक वात प्रकोप हो सकता है। इसके लिए मैंने जो भी एक्सरसाइज उनके चालू थे, क्योंकि आश्रम में फिजियोज भी रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने कुछ उनको बताए थे, मैंने वो सारे बंद करवाए। अब यहाँ पे ना शुरुआत का ये नहीं है मेरे पास, जब मेरे पास आए थे, जब तब मुझे अच्छी तरीके से याद है, 53 kg वेट था, मतलब 5 किलो वजन कम हुआ था। उसके बाद ये वजन बढ़ना, मतलब 58, 54, 58.400, ओके, बाद में 58.6, बाद में 57, फिर से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, फिर बाद में बढ़ा। तो आपको पाचन योग, वरांगक, श्व ये दिख ही रहा है,
ठीक है, ज्यादा करके। फिर हम लोग आश्रम में जाकर सेवा देने लगे। इसके लिए केस पेपर के ऊपर मेरा मेरा मतलब क्लिनिक का नाम नहीं है। ओके। फिर दुग्ध घृत बस्ती हम लोग ने स्टार्ट किया, मतलब सिर्फ दुग्ध और घृत, पंचतिक्त नहीं। ओके। फिर हम लोग ने ये मेडिसिन दिया, फल वरांग क्लसुषे हरलू, फिर से पाचन्यो ग्रयो वर हरलू पपा का। नादों के अनुसार हम लोग जा रहे थे। आकाशीय नाद आया तो परिपाटी काढ़ा दे रहे थे, ये आया तो घननाद दे रहे, घननाद आया तो फलत्रिका दे रहे थे। ठीक है। उसके बाद आप लास्ट वाला देखो, वेट कितना है, 63.5 kg। और आज भी हम लोग के साथ उनका थोड़ा सा, मतलब मैं लड़की को लेके गया था, मेरी बच्ची अभी 2 साल की, सॉरी 2 महीने की हो जाएगी, तो मैंने गायत्री मैडम में सब सपरिवार गए थे वहाँ पे ये देने के लिए, सेवा देने के लिए। तो उनके साथ फिर से मुलाकात हो गई। अभी वो अच्छे से वॉक कर रहे हैं। शंखनाथ महोत्सव, ये बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे हुआ अभी रिसेंटली गोवा में, हिंदू धर्म के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे 20 से 25 हज़ार लोग आए थे। वहाँ पे वो खड़े थे, अच्छे से वॉक कर रहे हैं। अभी तो ये बहुत पुरानी बात है, देखो 2023 की बात है, बट वो रिजल्ट कांस्टेंट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और रात्रि के समय वेदना थी, बट वो जब पीलो के एक्सरसाइज या पीलो के संदर्भ में OMT के रिगार्डिंग जो हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, वहाँ पे कुछ चीज़ें उनको बताई, तो VRH हेतु टालने के बाद उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट आए। अच्छा, ये पूरे इसमें कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना था? कब खत्म किया है? 18/10 को। चालू कब किया था? मेरे पास कब आए थे? 25/2 को। ये 23 का है ना, 18/10 को। मतलब मेरे पास गृहिणी की चिकित्सा के लिए वो हम लोग ने स्टार्ट किया था 14/6/2021। हम लोग ने मेडिसिन खत्म किया 18/10/2023। मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2 साल की तो ट्रीटमेंट है। और चीरकाली व्याधि है ना, इसकी वजह से व्याधि संकर भी था, इसमें कार्शता भी थी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी था। इस वजह से हमें ये करना पड़ा। बट अभी वो चलते फिरते अच्छे से। अभी तो कुछ एक्वा थेरेपी भी लिया उन्होंने, मतलब एक्वा थेरेपी में आज बता रहे थे मुझे कि स्नायु की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो उरुस्तंभ में हरिताचार्य जी ने बताया है ना, वही ट्रीटमेंट। उरुस्तंभ में ये बोला है ना, स्विम करने के लिए बोला है, ऑपोजिट ऑफ नदी का जो बहाव है उसके अगेंस्ट आपको स्विम करने के लिए कहा है। तो उरुस्तंभ में जो स्थानिक कफ का विलयन होता है, मतलब हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा है, ठीक है। और उसकी वजह से वायु का अनुलोमन होकर वैसे ही उन्होंने वहाँ पे किया है एक्वा थेरेपी। हम लोग का लॉजिक वही है। तो ये पूरे चिकित्सा में कॉस्ट ऑफ मेडिसिन क्या था 2 साल? 1000 रुपये भी नहीं रहेगा मेरा खुद का। ओके, 1000 रुपये भी नहीं रहेगा। वो मैंने 1000 तो लिख दिया है पूरे ईयर में, पूरे 2 साल की ट्रीटमेंट में। तो मैक्सिमम आउटपुट विथ गुड आउटकम ऑफ पेशेंट, डिजायर आउटकम है वो भी आ गया, क्योंकि मैं शुरुआत से उनके पीछे लगा था। क्योंकि हमें आपकी कार्यक्षमता दूर करनी है, ये मेरे दिमाग में था। क्योंकि कार्यक्षमता दूर करेंगे तो मांस धातु करेक्शन होगा, मांस और मेद धातु और मांस धातु आएगा, तो इलास्टिसिटी आएगी। इलास्टिसिटी आएगी तो मूवमेंट आएगी, मूवमेंट आएगी तो एक्सरसाइज बता सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस रिवर्स हो सकता है। और मिनिमम पंचकर्म क्या दिए? दूध घृत के बस्ती है, वो भी पंचतिक्ता नहीं है, सिर्फ दूध और घी के, वजन बढ़ाने के लिए। बस यही ट्रीटमेंट दे दी, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। ठीक है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। टाइम भले इसमें ज़्यादा लगा, मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत मिरेकुलस रिजल्ट आए तो हैं, मतलब हमारे लिए। क्योंकि देखो, जिनको मैं ट्रीट कर रहा था ना, उनको उनके जीवन में साधना मतलब या गुरु सेवा करना, ये मतलब अनन्य साधारण महत्व है उसको, अनन्य साधारण। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरी है किसी को? सर आपने जो 3 mg औषध मात्रा बताई है, 3 mg, हाँ, वो स्पेसिफिकली क्षार की है या और भी बहुत सारे औषध मात्रा के बारे में थोड़ा जानना था। खास करके लघु सूचेकर की है, खास करके। अच्छा जी। और बाकी हम लोग मैक्सिमम मात्रा ये खास कितना रहता है, 20 mg नहीं तो 40 mg रहता है। गिरीश सबसे हेवी रहता है उसमें। और गूगल का डोज क्या रहता है सर? गूगल का भी 40 mg के अराउंड ही यूज करता हूँ। जी जी, मतलब मेरे थैंक यू क्लिनिक जो मैं यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ। सर। बहुत सारे पार्ट लोग में यहाँ पे रिपीट आके कर भी है क्लिनिक में, उनको पता है क्लिनिक में हम लोग एक शेल्फ में रखते हैं, वो भी दिखता नहीं है किसी को मेडिसिन,
ओके, बॉटल विटल में नहीं रखते हम लोग, मतलब दिखने लायक बड़े बड़े मेडिसिन जार में नहीं रहता है, छोटे से बॉटल में रहता है 50-50 ग्राम के। हाँ बोलिए पाचन योग रिपीट कराल का? क्या? पाचन योग कंटेंट, पाचन योग कंटेंट पाच मिनट मैं बताता हूँ, 1 मिनट। सुंठ, बालबिल्व, मुस्ता, अतिविषा और कुटस्थोक। अतिविषा से भी इसमें महंगी अगर आप बनाना चाहते हो तो, ओके ओके, अतिविषा थैंक महंगी यू, और 3,000 रुपए किलो चल रही है। यस यस। औषधि काल फॉर लघु सूचक सबुक्त देना है, नहीं तो व्यानुदान। सबुक्त मतलब खाने के साथ, मतलब सबुक्त मतलब क्या, एक तो खाने के साथ नहीं तो समान काल में देना है। क्यों? क्योंकि हमें समान वायु करेक्ट करना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि समान काल में देंगे। समान काल मतलब क्या, अगर आप 2 चपाती खाते हो तो 1 चपाती खाने के बाद लघु सूचक की पूरी डालनी है विदाउट वाटर, और आगे की चपाती आपको उर्वरित जो शेष आहार है आपको वो भोजन करना है। ओके, उसको तो समान काल में, नहीं तो व्यानुदान काल में। सर तो ये गूगल 5 प्रिपरेशन भी मिनट पंचभौतिक का अलग है? हाँ, पंचभौतिक चिकित्सा में गूगल प्रिपरेशन भी सामान्य जो टेक्स्ट में है उससे अलग है? क्या मात्रा गूगल बहुत कम है प्रिपरेशन? इसलिए। जी जी, जैसे थोड़ा सा। 40 mg है जनरली, हम उसको वही 250 mg के आसपास इतना यूज करते हैं, तो सब यस यस यस। तो इसीलिए इसमें विशेषता है ना कि इसमें हम लोग जब ये शोधन जो होता है ना त्रिफला गुगुल, सॉरी गुगुल का, तो जैसे ही वो उस जी। अवस्था में आते हैं त्रिफला का शोधन, सॉरी त्रिफला इसमें करते हैं, त्रिफला में करते हैं गुगुल का, और उसका प्रिपरेशन मेथड बहुत ब्यूटीफुल रहता है, बहुत जबरदस्त। तो इसके लिए उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और इस त्रिफला गुगुल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें पिपली नहीं होती, मार्केट प्रिपरेशन में पिपली होती है। क्योंकि मेरा रसशास्त्र वैशेषिक कल्पना एमडी का सब्जेक्ट है। ओके, यस सर, पाचन योग का रेफरेंस नहीं है, अनुभूत कल्प है, अप्पा जी का हेलो सर। कल्प है वो। ये सर समझ। नमस्कार नमस्ते। सर। एक पेशेंट, जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो स्पाइनल उसका डायमीटर है ना, डिस्क डायमीटर कम हो जाता है बिलो 10 mm स्टेनोसिस, से 8 mm, 7 mm, 6 mm, स्टेनोसिस। इतना रह जाता है स्टेनोसिस। तो उसमें क्या हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, मैं अभी का तो केस का रिगार्डिंग नहीं बताऊंगा मैं, मतलब केस का टॉपिक नहीं, बट मैं आपको हिंट दे सकता हूँ जरूर। डिस्क का, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड का जब भी ये कम होता है बिलो 10 mm, खास करके लंबर में, देन वी कॉल्ड इट एज अ स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब ट्रैफिक जाम। वाई? अगर मेट्रो का काम चालू है तो 2 लेन पहले चल रही थी, आप सिंगल लेन चल रही है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम, उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। देखो, आपको जब भी मैं आपको भी ये करता हूँ ना, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले समझना चाहिए, तब मैं आपको जाकर समझा सकता हूँ। तो जब भी आप ये देते हो क्या बोल रहा था, हाँ, तो स्टेनोसिस, तो पहले आप डिस्क के ऊपर अगर आप काम करते हो, तो डिस्क इज फॉर मी इज मेद धातु। तो डिस्क के ऊपर आप जब काम करते हो मेद धातु के ऊपर, यानी मेद धातु के ऊपर काम करना है तो वृक्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए श्वदंष्टादि गुगुल इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेनोसिस। बाद में पकी आएगा, ये श्रृंग किट्टा आएगा। कौन सी सर? गोक्षुरादि गुगुल, गोक्षुरादि। गोक्षुरादि, क्योंकि आपकी अच्छा, डिस्क बाहर चली गई ना, इसकी वजह से स्टेनोसिस हुआ है। खुद तो स्पाइनल ओके कॉर्ड सर। कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई, डिस्क की वजह से हुई ना, तो कौन कारण है उसको आप ट्रीट करो। ओके सर, यस। तो स्टेनोसिस रिवर्स हो जाएगी काफी हद तक। क्या? डायमीटर वो यस यस, कुछ टाइम हद लगता तक है, बट यस टाइम तो लगता है थोड़ा, क्योंकि स्टेनोसिस ये आपको वीआरएस हेतुओं के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। आप यूट्यूब के सर चैनल के ऊपर जाकर दे सकते हो, रसशिवम पांचोदिक चिकित्सा नाम से आपको मेरा मिलेगा, या संदेश चौहान डाल यूट्यूब के ऊपर, तो आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, वैद्य संदेश चौहान। क्या है सर, दोबारा बोलने एक बार? रसशिवम पांचभौतिक चिकित्सा, ये यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है सर। सर एक बात है, ये सर, आपने मेद धातु बोला है, मैं भी मज्जा नहीं बोल सकते इसको? मज्जा, डिस्क और नेत्र और वो ना, ब्रेन। अभी मैं एलोबरेट करने जाऊंगा तो और 2-2.5 घंटे लगेंगे, सो इट्स नॉट हाँ, टूडेज टॉपिक, आई एम रियली सॉरी। आप पर्सनली मुझे कॉल करके देखो, हाँ, ठीक है सर, आप एक बार नंबर 7972 सेव करना प्लीज सर, प्लीज। यस।
सर गूगल को लेकर ही मेरा एक प्रश्न था यस यस कि गूगल में जैसे बहुत सारे वैद्य कहते हैं कि आप उसको पेशेंट को की मुंह में रखिए, फिर उसको क्रश कीजिए और फिर पानी लीजिए, तो बेस्ट है उसको एब्जॉर्प्शन का क्या तरीका आपके हिसाब से बेस्ट क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा सा गाइड करें। नहीं, ऑलरेडी जब प्रिपरेशन करते हैं ना, क्वांटिटी 40 mg होने के बाद क्या क्रश करेंगे सर, आप मुझे बताओ। जी जी राइट। और हम लोग और पाउडर आप में देते हैं, मैं कभी टैबलेट फॉर्म में नहीं दिया, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट द एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट मतलब आप अगर कुछ भी यूज करते हो, गम एकेशिया वगैरह, तो उसके उस द्रव्य के खुद के भी गुण होते हैं ना, बाइंडिंग जी एजेंट। जी जी वो क्या करेगा उसके साथ, मेडिसिन के साथ, वो हमें पता नहीं है। इसमें अनुपान क्या रखते हैं सर आप? गर्म पानी, उष्णोदक, ओके ठीक, वो भी थैंक कितना, यू। एक सिप, ओनली 1 सिप। ओके। ये तो हमारा ही पांचोदिक सिद्धांत जो है, पृथ्वी पानी में घुल जाएगी। अगर पानी ज्यादा पिया तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा क्योंकि द्रवता अधिक हो जाएगी। सर जी दूध सर राइट। बस्ती की मात्रा जी कितने हो और कितने दिन दें, आपको लक्षणीय चेंजेस जब तक नहीं दिखते तब तक आपको दूध और घी की मात्रा देनी है। बट अगेन, बस्ती है जो चिकित्सा है, ये अग्नि की चिकित्सा है, ध्यान में रखना। वात की तो चिकित्सा है ही, बट अग्नि की भी चिकित्सा है। और सेकंड थिंग, अग्नि आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कहीं पे भी गौरवता वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो स्टॉप करना है, या एक नीरो दे दो 10 मूल का, पिचित्ता चली जाएगी, फिर से अग्निवर्धन होगा, फिर से दे दो। औषधि काल फॉर लघु सूचक पाचन में ओबेस पेशेंट में क्यों नहीं यूज करना है? अरे करना है, मैंने कहा फिर कहा नहीं करना है, मैंने ऐसे नहीं कहा। पाचन का रेफरेंस सर, मेडिसिन सर के मेडिसिन में अगर डोज ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा सर? क्या? मेडिसिन में अगर डोज ज्यादा हो जाता है जैसे आप बोल रहे हो नहीं, ऐसा कुछ हार्म नहीं होता है, बट ओके। अगर मेरे पैसे बच रहे तो मैं वही मेडिसिन में काम कर रहा है, तो इतना दूं या इतना दूं, क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में देने के बाद मुझे आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। गड्ढा है रास्ते के ऊपर और मुझे 1 बोरी सीमेंट वहां पे लगेगा, अगर मैंने 2 बोरी सीमेंट डाल दिया तो क्या होगा, मुझे आप बताइए। जी, वो तो सर अनुभव से ही आएगा ना कि कितना डोज जाएगा, कितना फिक्स है आपका नहीं, सर? उसके स्पून्स आते हैं, डोंट वरी, उसके स्पून्स आते ओ, हैं, मैं नहीं तैयार करता हूँ हाँ। जी मैं नहीं तैयार करता हूँ, जो तैयार करते हैं उनके नंबर हम लोग शेयर करेंगे। जी सर, एक और क्वेश्चन है सर, जैसे सर औसत सेवन काल जो सर है, तो जनरली बिफोर फूड, आफ्टर फूड, या फिर समान काल में, या फिर अपान वायु में काम करते हैं उस हिसाब से आप मतलब और थोड़ा विशेष आप किए हैं कि ये टाइम दे दिया 9 बजे या बाद 2 बजे इस तरह से दिया है, तो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है कि आप पेशेंट के लिए कि इतना टाइम पे ले ही लेते हैं? मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेम मेडिसिन, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग अदर देन दिस। सो मेरे जी पेशेंट को लेते हैं, अगर मुंबई के पेशेंट लेते ना तो दुनिया के कोई भी पेशेंट ले सकते। आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। ओके देन सर, चले 5 मिनिट, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैथिली। सर हाँ, जैसे प्रवाहिका की संप्राप्ति में बताया कि स्टैंता आती है, तो सेम स्टैंता अगर ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास के संप्राप्ति में भी आती है, तो उसमें वरांगक कैसे यूज कर सकते हैं, या वरांगक यूज करना तभी चाहिए? तक यूज करना है जब तक धातुअग्नि प्रदीप्त ना हो। आपको ओके धातुअग्नि प्रदीप्त जैसे ही हो जाता है ना तो वरांगक को हटाना है, ये ध्यान में रखना। इसके लिए आपने देखा होगा, ओके रयो के 15 दिन के बाद मैंने वरांगक यूज किया, वरांगक के 15 दिन के बाद मैंने कभी कभी एंड में लास्ट के 3 महीनों में मैंने बहुत जंप किया है। क्यों? क्योंकि मुझे उधर परीक्षण के थ्रू जाना था ऐसा। और इसके यहाँ लिए पे आप वरांगक अगर देंगे तो का और वो टाइम, स्कैम हो जाएगा ना उष्ण रुक्ष गुण की वजह से। हाँ उष्ण गुण क्या करते हैं, यहाँ पे द्रवता वरांग कैसे करते हैं? हाँ सॉरी 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 सर, नहीं बोलिए। यहाँ पे वरांगक का टाइम 10 और 6 6 है। बजे कहाँ हाँ, कहाँ कहाँ पे मैंने 10 तो और वो 2 बजे भी, ग्रहणी, लेटर स्टेज में 10 और 2 बजे भी यूज किया। तो अस्थमा के पेशेंट्स में अगर अस्थमा के पेशेंट में वो यूज करना है, संप्राप्ति तो सेम ही है, स्टैंता आती है उसके वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा है, 10 और 2 बजे। यहाँ पे तो 10 है। आंत्र की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आंत्र कहाँ पे है? अपन के क्षेत्र में, और हाँ वहां पे अभी कफ का ये दूर करना है। अभी मुझे देखो, पुलिस लोगों के पास भी बंदूक होती है, वो छोटी वाली पिस्तौल, एंड स्नाइपर के पास बड़ी वाली बंदूक रहती है जो हम लोग मूवीज में देखते हैं। तो वो टेरेस पे बैठा हुआ रहता है
100 फीट दूर रहता है वो दूसरा आदमी जिसको उसको शूट करना है, करेक्ट? तो आपकी मेडिसिन आपको पिस्तौल के जैसे यूज करने की स्नाइपर के जैसे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप व्हेन यू आर गिविंग दैट वरंदक्षार इन आपातकाल, सॉरी, शाम को 6 बजे, तब आप क्या कर रहे हो, वात कफ के संधि काल में दे रहे हो। आपका अन्न पचने के बाद उस आंत्र में फिर से वो पिच्छिलता बढ़ जाएगी दोपहर के भोजन के बाद और सुबह के नाश्ते के बाद, करेक्ट? तो वो ना हो और उसका छेदन हो, इसकी वजह से सुबह 10 बजे तो दे दिया, मतलब सुबह के नाश्ते का क्लियर कर दिया, बट शाम के 6 बजे का क्या, दोपहर के खाने के बाद जो होने वाले पिच्छिलता बढ़ने वाले, तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा ना। इसीलिए वात कफ के संधि काल में, क्योंकि सुबह शाम के 6 बजे से 10 बजे तक फिर से पिच्छिलता बढ़ने वाली है कफ दोष की वजह से, तो उसका छेदन करने के लिए हमें ये करना है। समझ में आया बात? तो इसकी वजह से जब आप फुफ्फुस के बारे में देखते हो तब आप 10-2 बजे ही रखो, क्योंकि अगर आप काश्यपाचार्य जी की अगर ये संप्राप्ति देखोगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यकृत की वजह से हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय की वजह से फुफ्फुस और फुफ्फुस की वजह से प्लिया, ये उन्होंने ये बताया है। आप काश्यपाचार्य जी का कथन भी देख सकते हो। तो प्लिया मतलब फुफ्फुस को भी हम लोग ट्रीट ही करें। प्लिया मतलब क्या है पता है? आपके पास जो धात्वग्नि है, सप्त धात्वग्नि, उसको करेक्शन करने का एक अच्छा अवसर है वरांग देकर। रोहन करना है धात्वग्नियों का, तो आप ये दे दो, ओके? सर रजो दे दो, रजनियों सर धात्वग्नि प्रदीप्त करना है तो ये दे दो, ओके? सर क्रॉन्स डिजीज की पेशेंट है, वो उसका वेट लॉस है, तो उसमें कैसे हम वो करेंगे कि भाई इस चीज के लिए उसमें पेशेंट का व्रणोत्पत्ति भी रहती है, ठीक है? हाँ जी सर, तो हाँ सबसे जी सर। पहले आपको व्रणोत्पत्ति को क्लियर करने के लिए रजनियों और गिरिज जैसे कल्प देने पड़ेंगे दूध के साथ, और बाद में जैसे उसका ब्लीडिंग का जैसे कम हो जाता है तो अगेन यू कैन शिफ्ट टू अपदर्पण चिकित्सा, ओके? पेशेंट की ब्लीड नहीं है सर, क्रॉन्स में ब्लीड नहीं है, यूसी में ब्लीड हो जाती है, क्रॉन्स हाँ, में नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैं, अगर ब्लीड होता है तो की बात है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा मुझे, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो वाला। उसको वेट के लिए क्या करें सर? क्या उसके वेट गेन के लिए क्या करें? वेट के लिए? हाँ, वेट गेन नहीं हो रहा ना उसका, बिलो वेट गेन के लिए 20 यही विचार रखना है, पिच्छिलता का, व्रांक्षार यूज। ठीक है? अभी हाँ वही अपदर्पण करना है, फिर बाद में आपको ये करना है संतर्पण, क्योंकि धात्वग्नि के बिना धारणे धातवा वो आपका मिलेगा ही नहीं आपको, धारण कर्म शरीर का। जी सर, फिर व्रण है तो उसमें क्षार है ना, म्यूकोजल लाइन को नुकसान तो नहीं करेगा ना नहीं, क्षार? आपको वही तो देखो, वही तो है ना अवस्था के अनुसार चिक्कन मल रहेगा तो आपको पाचन करना ही पड़ेगा वहां पे, आप इसकी तरफ जा ही नहीं सकते धातुवर्धन की तरफ। पिच्छिलता है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्सॉर्ब हो जाएंगे? पहले पिच्छिलता को हटाओ, जैसे या उसके क्षुधा प्रवर्तन बढ़ता है, क्षुधा वर्धन होता है, तो आप स्टार्ट कर दो ब्रुवन चिकित्सा, करेक्ट? तो ब्रंगन में क्या करें सर उसके बाद? नहीं आप प्लीज, दिस इज 10:25 नाउ, प्लीज। एक सर लाख थोड़ा सा वॉट एवर इसके बारे में बोलते हैं सर। द, इसीलिए हम लोग ने मेन पांचोतिक, ये अपना क्या है कोर्स का नाम, पंचभौतिक चिकित्सा, हाँ। अभी वो 7 दिन सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ा सा लोगों को हाँ। ध्यान में। सर नमस्ते। जस्ट अ मोमेंट गीता जी, जस्ट अ मोमेंट। तो वहां पे हम लोग देखने वाले हैं यही कि अच्छा वो सिलेबस ये करना, क्योंकि मुझे भी अभी भूख लगी है, मेरा अभी क्षुधा प्रवर्तन हो गया, ओके? थोड़ा सा रहम करो, हाँ? मुझे बताना तो बहुत है, करेक्ट, बट टाइम। सर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, शुरुआत में हम लोग पांचोतिक चिकित्सा के जो मूलभूत सिद्धांत है उनके बारे में देखेंगे, और सिर्फ मूलभूत सिद्धांत के साथ साथ हम लोग उनका इन डिटेल बाकी के जो अधवशोष वगैरह जो है, पांचोतिक उत्पत्ति, विलीनीकरण सिद्धांत, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे हम लोग ने एक सिंपल कंडीशन देखी थी कि श्वेतांशादि गुगुल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस जैसे कंडीशन में क्यों देना है, सामता के कंडीशन, तो वो देखेंगे। बाद में हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम वी आर इंक्लूडेड गुरुवादी गुण, तो गुरुवादी गुणों, क्योंकि गुण की चिकित्सा करते हैं, अभी आपने देखा होगा मैं हर बार गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गुरुवादी गुण के बारे में भी डिटेल में एक एक दिन पूरा लेने वाले हैं पांचोतिक पर्सपेक्टिव से,
चिकित्सा के दृष्टिकोण से। मैं संदर्भ विंदर्भ देने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। उसके बाद पांचोदिक चिकित्सा के कल्प जो हम लोग यूज करते हैं वो सभी कल्प हम लोग देखने वाले हैं टोटल। ओके, एक एक दिन में 2-2 कल्प देखेंगे और वो आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, इसी तरीके से देखने वाला। ठीक है, फिर केस डिस्कशन होगा, एंड में डाउट सेशन होगा एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ। तो 60 डेज का वो कोर्स रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। इफ यू वांट टू कट डाउन योर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इन द क्लिनिक देन यू मस्ट ज्वाइन दिस। इफ यू आर थिंकिंग 10% ऑल्सो कि मैं देखूं क्या, तो यू मस्ट ज्वाइन दिस। ओके, चलो अभी रुकते हैं यहाँ पे। वैसे कोर्स की फीस 15,000 है, लेकिन 10 तारीख के पहले जो भी एडमिशन करेगा उसके लिए सिर्फ 11,000 रुपये फीस रहेगी। कोर्स का डिटेल, सिलेबस, अकाउंट डिटेल्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ओके, सभी को हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इसे अभी रुकते हैं यहाँ पे। दोज हु आर विलिंग देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू ऑर्गेनाइजर्स। ओके, थैंक यू। सभी को श्री कृष्ण प्रणाम। श्री कृष्ण।